Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Protex अड्डा। दोस्तों आज क्लास नंबर 8 है। मेक श्योर आपने पिछली जितनी भी क्लासेस है 1 से लेकर 7 तक वो पूरी कंप्लीटली देखें सो दैट आपको आज की क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए हम अपने पास लास्ट क्लास में स्लैब रेट कर चुके हैं। स्लैब रेट के अंदर हमने ओल्ड टैक्स रिजिम और जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है हम दोनों के दोनों हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सरचार्ज का टॉपिक उठाने के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सरचार्ज भी एक टाइप का टैक्स होता है। अब ये क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या सिस्टम है, वो सारी की सारी चीज़ें आज ही हम क्लास में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सरचार्ज का मतलब क्या होता है, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो क्या होता है कि जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर होती है, आपको पता होगा ईयर 2023 के अंदर हमास और इजराइल, गाजा पट्टी खासतौर पे इजराइल और गाजा पट्टी के अंदर क्या हुआ था, हमास के अंदर युद्ध हुआ था। तो इसके अंदर क्या हुआ था, इजराइल ने आयरन डॉम वगैरह बहुत सारे वहाँ पर दागे। तो इससे क्या हुआ, जो गाजा पट्टी है उसमें रहने वाले जो सिविलियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। कई हज़ारों लोग, 25-30 हज़ार लोग उसमें मारे गए। पूरी सिटी तबाह हो गई। तो जानते हो क्या होता है, जब दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो हर कंट्री को फंड की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक एक गोली बम बारूद खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही महंगी चीज़ मिलती है। तो ऐसे में कंट्रीज़ को फील होता है कि काश उन्होंने कुछ ऐसे टैक्सेस लगाए होते, कुछ ऐसी कलेक्शन की होती कि अगर कोई हमारे सिक्योरिटी पे थ्रेट आता है, सिक्योरिटी पे खतरा आता है, तो एटलीस्ट हम बम पटाखे छोड़कर एटलीस्ट हम कुछ तो अपनी सिक्योरिटी कर पाएंगे। तब हमें फंड्स की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जब कहीं पर नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गई, या कोई और अदर नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो मोहल्ला होता है, पूरा शहर होता है, पूरी सिटी जो होती है वो पूरी तबाह हो जाती है। उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए सरकारों को पैसों की ज़रूरत होती है। दोस्तों कुछ ऐसे हुआ था 1962 को, जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई। उस वॉर के अंदर हम किसी भी रीज़न से हार गए, लेकिन उस दिन हमको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर हमारे जो सैनिक लोग हैं, सोल्जर्स हैं, अगर उनके पास मॉडर्न वेपन्स होते जैसे चाइनीज़ सोल्जर्स के पास है, तो शायद वो जंग हम हारते नहीं। क्योंकि स्ट्रैटेजी के मामले में, फिजिकल हेल्थ के मामले में इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सिर्फ मॉडर्न इक्विपमेंट है उन दिनों पर थोड़ा सा वो पीछे रहेगी, जिसके चलते युद्ध हार गए। तब सरकार को रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, हमें इनके लिए अलग से फंड एलोकेट करना चाहिए सो दैट हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। और कहीं पर अगर कोई ऐसे सिचुएशन अर्थक्वेक जैसी आती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उस वक्त ये पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार ने कहा हम एक टैक्स इम्पोज करेंगे, जिस टैक्स का नाम होगा सरचार्ज। बताइए क्या नाम होगा, सरचार्ज। और ये सरचार्ज हम गरीबों से नहीं लेंगे, हम अमीर लोगों से लेंगे, यानी जिनकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है, हम सिर्फ उनसे ही सरचार्ज चार्ज करेंगे, बाकी किसी से भी चार्ज नहीं करेंगे। तो सरचार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आया कि कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि जब कभी भी वॉर होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, डिजास्टर आता है, तो ऐसे में इकोनॉमी को बड़े फंड्स की ज़रूरत होती है। अब बड़े फंड को लेने के लिए या तो आप IMF के पास जाओ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या फिर आप वर्ल्ड बैंक यानी IBRD के पास जाओ। तो ऐसे में दिक्कत ये होती है कि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट लोन नहीं देती, बल्कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। फिर इससे जो हमारी क्रेडिट है वो मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी खराब हो जाती है कि देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और तुरंत ही भीख कटोरा लेके कहाँ पहुँच गए, अपने IMF वगैरह के पास पहुँच गए। भाई पाकिस्तान थोड़ी हम, आप मेरी बात समझ रहे हो, पाकिस्तान थोड़ी जो कटोरा लेके कहीं भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब बड़ी दिक्कत होने लगी। अब दिक्कत ये हुई कि भैया पैसा कहाँ से आए। तो सरकार ने कहा चलो कोई बात नहीं, जितने भी अमीर ज़्यादा हैं ना, जो ज़्यादा टैक्स देते हैं, अगर हम उनसे बोलेंगे ना कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स दे दे, तो वो डेफिनेटली दे देंगे। और उसी एक्स्ट्रा टैक्स को यहाँ पर क्या नाम दिया गया, सरचार्ज का नाम दिया गया। तो सर क्या आप ऐसा बोलना चाहते हो कि सरचार्ज इज जस्ट लाइक अ टैक्स ऑन टैक्स। यस दोस्तों, तो सर ये तो फिर कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी भी कैस्केडिंग इफेक्ट लगता हुआ आ रहा है। बोलो क्लियर हुआ, कोई डाउट। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब मैं आपके सरचार्ज के रेट के बारे में डिस्कशन करूँगा। सरचार्ज का रेट हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो सर बात तो ध्यान से सुना, सरचार्ज का जो रेट होता है वो जब भी हम डिफाइन करते हैं तो दो टैक्स रिजिम होते हैं, आपको पता ही है। एक डिफॉल्ट टैक्स रिजिम होती है सेक्शन 115 BAC, और एक हमारी जो है ऑप्शनल टैक्स रिजिम होती है जिसको हम ओल्ड टैक्स रिजिम के नाम से जानते हैं। दोनों के अंदर सरचार्ज के रेट्स अलग अलग होते हैं। सेक्शन 115 BAC वाला स्लैब जो है उसके लिए सरचार्ज का रेट अलग होगा। ऑप्शनल टैक्स रिजिम है उसके लिए सरचार्ज का रेट अलग होगा, मतलब जिसको हम ओल्ड टैक्स बोलते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम, उसका सरचार्ज का रेट अलग है। अभी आज की क्लास में मैं जो शुरू करने वाला हूँ दैट इज न्यू टैक्स रिजिम। सेक्शन 115 BAC के अंदर सरचार्ज का क्या रेट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर।
तो हमारे टॉपिक का नाम है सरचार्ज। टॉपिक का नाम क्या है? सरचार्ज। तो थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में लिखूंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पाए। तो हम लिखेंगे इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। यस, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ये टैक्स ऑन टैक्स है जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट होता है। तो हम लिखेंगे इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स which is collected by the government, for the purpose of ध्यान से सुनिए, पर्पस क्या था अभी बताया था कि वॉर से हम टैकल कर पाए, नेचुरल रिसोर्सेज से होने, नेचुरल डिजास्टर से होने वाले जो डैमेजेस है उनको रिकवर कर पाए। तो वही बात हम लिखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ड्यू टू वॉर, कॉमा नेचुरल क्लैमिटी एक्सेट्रा। और हम ब्रैकेट में लिखेंगे इट्स जस्ट लाइक अ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब ही होता है टैक्स ऑन टैक्स। जी हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये एक ऐसा टैक्स है जिसमें टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, यानी कास्केडिंग इफेक्ट लगता है। ये चीज़ इसमें खास चीज़ है। जबकि अभी तक हम जब भी टैक्स पढ़ते थे, हम ज़्यादातर इवन जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि पुराना वाला टैक्स हटाया इसलिए गया था बिकॉज उसमें कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था। तो सर लग तो यहाँ भी रहे, पर दोस्तों बहुत कम पार्ट पे लग रहा है। वैसे सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए अगर मैं पर्सनली बोलूँ, बट अब करी तो क्या करें, टैक्स ऑन टैक्स तो लग रहा है, टैक्स के ऊपर दोबारा से टैक्स लग रहा है, भले ही कम रेट से लग रहा है लेकिन डबल टैक्स तो भैया लग रहा है। इस बात को तो मैं भी एग्री करता हूँ और सब एग्री करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सरचार्ज की बात करेंगे, वो भी न्यू टैक्स रिजिम से, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा रेट ऑफ सरचार्ज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम किसको बोलते हैं? न्यू टैक्स रिजिम को। तो अब हम इसके सरचार्ज के रेट के बारे में जानने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि व्हेन टोटल इनकम एक्सीड्स ₹50 lakhs but not more than 1 crore rupees, not more than 1 crore rupees, ब्रैकेट में लिखूंगा इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, सेक्शन 111A, 112A और 112। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ रहा, ये आपने क्या लिख दिया? इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम सेक्शन 111, 112 और 112, ये क्या लिख दिया? अभी समझाऊंगा, पहले मैं लिखवा देता हूँ। इसमें जो सरचार्ज का रेट लगता है दैट इज रेट 10%। सरचार्ज का रेट क्या है? 10%। अभी समझाऊंगा, बस एक बार मैं लिखवा दूँ ना, फिर न्यूमेरिकल देकर प्रॉपर समझाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, व्हेन टोटल इनकम exceeds ₹1 crore but not more than 2 crore, not more than 2 crore, including dividend income सेक्शन 111A, सेक्शन 112A और 112 एट द रेट 15%। यानी अगर मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 2 करोड़ तक है या 2 करोड़ भी है तो रेट सरचार्ज का लगने वाला है
15%। ये कोई स्लैब रेट नहीं है, फ्लैट रेट ही है, अभी एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। और थर्ड है हमारे पास व्हेन टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 2 करोड़ और मोर, 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ और मोर नहीं, मोर देन लिखना चाहिए था मुझे। इसका सही तरीका क्या है? एक्सीड्स रुपीज 2 करोड़ और मोर, एक्सीड्स 2 करोड़ और मोर। ब्रैकेट में लिखूंगा इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम सेक्शन 111A 112A और 112 एट द रेट 25%। तो सरचार्ज के हमारे पास न्यू टैक्स रिजिम से ये 3 रेट होते हैं, 10, 15 और 25। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर सरचार्ज का मिनिमम रेट कितना है, आंसर इज 10%। और अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम रेट कितना है तो आप बोलेंगे 25%। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। ठीक है, टोटल इनकम का मतलब है नेट टोटल इनकम। क्या मतलब है इसका? नेट टोटल इनकम। अगर तुम्हारी वो सेक्शन 14 वाली जो शीट है, सेक्शन 14 वाली जो आप शीट बनाते हैं ना, इनकम अंडर हेड ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल इन अदर सोर्स, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन, वो वाली शीट बना के लास्ट में क्या आता है? एनटीए। अगर वो एनटीए तुम्हारा 50 लाख से ज्यादा है, मोर देन 50 lakhs, लेकिन 1 करोड़ तक है, इसके बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो आपको अपने टैक्स का, जो भी तुम्हारा टैक्स बन रहा है, उस टैक्स के ऊपर तुम्हें 10% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम है सरचार्ज। भाई तुम्हारी जो भी एनटीआई आ रही है ना, पहले तुम उस पर टैक्स निकाल लो और उसी टैक्स के ऊपर तुम 10% का और टैक्स लगा देना, तो लग जाएगा तुम्हारे ऊपर सरचार्ज। लेकिन जब हम टोटल इनकम की कंप्यूटेशन शीट बनाएंगे ना, तो उस वक्त डिविडेंड इनकम सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 24 महीने और 36 महीने वाला, ये तीनों इनकम उसमें शामिल होनी चाहिए। ऐसा मत करना फ्लैट रेट समझ के आप उसको अलग कर दो, नहीं, उसको भी शामिल करना है। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि अगर तुम्हारी टोटल इनकम, प्लीज ध्यान से इधर सुनिए, अगर तुम्हारी टोटल इनकम एक्सीड यानी 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, बट 2 करोड़ तक है, कितनी है? 2 करोड़ तक है। ठीक है, नॉट मोर देन 2 करोड़, एग्जैक्टली 2 करोड़ भी है तो भी बात बन जाएगी। तो आपका जो सरचार्ज का रेट है वो फिर 10 नहीं रहेगा, फिर आपके ऊपर सरचार्ज का रेट लगेगा 15%। कितना लगेगा? 15%। तो दोस्तों आपकी जो भी नेट टोटल इनकम आ रही है, आप पहले उस पर टैक्स निकालो, जो भी टैक्स आएगा उसका 15% तुम सरचार्ज उसमें जोड़ देना। फिर से बोल रहा हूं कि इस कंप्यूटेशन के लिए तुम्हें डिविडेंड इनकम साथ में रखनी है, तुम्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 महीने वाला साथ में रखना है, तुम्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 महीने वाला भी साथ में रखना है, और 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 24 और 36 महीने वाला भी इसी में शामिल होना चाहिए। लेकिन जब हम थर्ड वाली बात करेंगे, थर्ड स्लैब की बात करेंगे, थर्ड रेट की बात करेंगे, तो इसमें साफ साफ एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा हुआ है। पहले ये जानो, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है, कितनी? 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में सरचार्ज का रेट है 25%। कितना है? 25%। लेकिन जब हम ये 2 करोड़ वाली कंप्यूटेशन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये डिविडेंड इनकम सेक्शन 111A 112 और 112 को शामिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सरकारें बोलती हैं इनके ऊपर लगता है फ्लैट रेट। क्या लगता है? फ्लैट रेट। जब तुमसे पहले हम फ्लैट रेट में टैक्स ले चुके हैं तो तुम्हारे ऊपर सरचार्ज का बर्डन हम ज्यादा नहीं डालेंगे। इसका मतलब मुझे एक चीज क्लियर हो गई, इसका मतलब मुझे एक चीज ये क्लियर हुई, यहां पर मैं नोट डाल के लिखूं जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट होने वाला है अभी तक का। यहां पर मैं ये लिखने वाला हूं कि द मैक्सिमम रेट of surcharge, the maximum rate of surcharge under section 115 BAC, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? न्यू टैक्स रिजिम की। तो उसमें मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट में मैं बोलूंगा नॉर्मल इनकम, जो भी मेरी नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर सरचार्ज का मैक्सिमम रेट कितना लगने वाला है? 25% एट द रेट 25%।
5%। लेकिन जब मैं बात करूंगा डिविडेंड इनकम की, जब मैं बात करूंगा डिविडेंड इनकम की, जब मैं बात करूंगा सेक्शन 111A की, जब मैं बात करूंगा सेक्शन 112A की, जब मैं बात करूंगा सेक्शन 112 की, तो यहां पर मैक्सिमम रेट जो तुम्हारा होगा सरचार्ज का वो सिर्फ और सिर्फ 15% होगा। तुम इस वाली इनकम के ऊपर सरचार्ज अगर लगाओगे तो 15 से ज्यादा कभी भी नहीं लगाओगे, क्योंकि ये वाली इनकम ऑलरेडी फ्लैट रेट से बहुत तगड़े वैल्यू पर चार्ज हो चुकी है। तो ऑलरेडी सरकार तुमसे यहाँ टैक्स अच्छा खासा वसूल चुकी है, तो अब सरचार्ज के रूप से वो आपके ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा नहीं डालना चाहती, इसीलिए इन तीन इनकम के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज का रेट ही कितना रखा है 15%। बट अगर नॉर्मल है तो फिर 25% है, बट अगर ये वाली इनकम्स है तो मैक्स टू मैक्स 15% लगेगा। इसीलिए यहां पर जब मैंने लिखा था व्हेन टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, यानी जब रेट आपका 25 वाला लगा तो मैंने साफ साफ लिख दिया इसमें डिविडेंड इनकम वगैरह को शामिल नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आपको 60-70% भी समझ आ गई ना थ्योरी, तो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, उससे और क्लियर हो रहा है। ये इनकम टैक्स है, ये आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा, पहली बार में तो सिर्फ आपको 70-60% ही समझ आएगा। फिर जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा इनहांस हो जाती है। पहले आप मुझे ये बताओ सरचार्ज क्लियर है? एक बार हम क्विक रिवीजन करें, जितना पढ़ा टेंशन मतलब सब समझ आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैंने पहले ही बोला था इनकम टैक्स में और जीएसटी में दोनों के अंदर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा पेशेंस रख पाएगा वो उतना ही ज्यादा आगे निकल जाएगा, सीधी बात तो ये, ठीक है? तो प्लीज पेशेंस। सुनिए, सरचार्ज का मतलब क्या होता है? ये एक टाइप का टैक्स ऑन टैक्स होता है जो सरकारें लगाती हैं किस वक्त, जब कहीं कोई वॉर हो रही होती है उसमें इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई तो इस पैसे का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा, बट कलेक्शन हर साल यहां पर की जाती है। सरचार्ज को दो तरीके से चार्ज किया जाता है, ओल्ड टैक्स रिजिम से अलग चार्ज किया जाता है, न्यू टैक्स वाले से अलग चार्ज किया जाता है। हम पहले जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम यानी न्यू टैक्स रिजिम है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर 3 रेट होते हैं, 10, 15 और 25। अगर तुम्हारी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है तो रेट लगेगा सरचार्ज का 10%, जो कि टोटल टैक्स पर निकलता है, इनकम पे नहीं, इनकम टैक्स पे निकलता है, ठीक है? और यदि तुम्हारी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू ₹2 करोड़ है तो तुम्हारे सरचार्ज का रेट हो जाता है 15%। कितना? 15%। लेकिन अगर तुम्हारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है बट उसके अंदर डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ये 4 इनकम को छोड़ के अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा बन रही है तो सरचार्ज का रेट लगेगा 25%। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि सरचार्ज जो है वो इन 4 इनकम के ऊपर अगर लगेगा तो मैक्स टू मैक्स 15 ही लगेगा, बाकी जो नॉर्मल है उसके ऊपर 25% के हिसाब से लगेगा, ठीक है? बोलो इतनी बात आपको समझ आई? यस सर, हमें समझ कुछ आ गई, बट ये कि आप क्वेश्चन बोल रहे हो कराओगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में आपकी क्लियरिटी और भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो अभी मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करूंगा, आप उसको क्या करेंगे स्क्रीन से नोट कर लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है? तो चलिए, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 पहले कर चुके हैं तो 3rd आ गया। तो 3rd क्वेश्चन आप सब लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो प्लीज क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखो, जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतने आपको कम दिक्कत आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, चलो मेरे साथ पढ़ो, आप एक रीडिंग लगाओ जल्दी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस मीरा कि जो इनकम फ्रॉम सैलरी वो 17 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 20 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 लाख की है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 14 लाख की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 10 लाख की है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 1 लाख है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 4 लाख है और 5 लाख रुपए की क्या है, डिविडेंड इनकम है। ड्यूरिंग द ईयर अ सम ऑफ ₹1,80,000 क्लब इन द इनकम ऑफ मीरा एंड प्रीवियस ईयर लॉसेस विच इज सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ इनकम ₹5 लाख। ये एलिजिबल डिडक्शन को क्लेम करने के लिए 3 लाख रुपए सेक्शन 80 CC-H2 के अंदर आपको क्या कंप्यूट करना है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है असेसमेंट ईयर 24-25 का, और आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को क्या किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है, अब आपने आई होप कि नोट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़कर पहले वो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, फिर इसकी टैक्स लायबिलिटी को निकालेंगे, ठीक है? तो पहले मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर इसमें वैल्यूज चार्ज कर लेंगे, ठीक है? चलो फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मेट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ नेट टोटल इनकम ऑफ मिस मीरा फॉर द प्रीवियस ईयर 2023
2023-24 के लिए हम निकालने के लिए आ रहे हैं नेट टोटल इनकम, NTI, ठीक है। चलो फॉर्मेट अब अपना बनाते हैं। हम लिखेंगे इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, सेक्शन नंबर 15 to 17, सेक्शन नंबर 15 से 17। अभी मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, आप पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर ले, फिर हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिसका सेक्शन है हमारा 22 to 27। इसके बाद है इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन्स, जिसमें हम, अरे कैपिटल गेन से पहले PGBP आता है, क्या आता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। सेक्शन क्या बताइए सर, सेक्शन 28 to 44DB, ठीक है। पहले सैलरी आता है, फिर हाउस प्रॉपर्टी आता है, फिर आपका PGBP आता है, उसके बाद क्या आता है, कैपिटल गेन्स आता है, ठीक है। फिर अगली इनकम है हमारी इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन्स, और इसमें जो सेक्शन यूज हो रहा है दैट इज 45 to 55A, ये हमारी है। लेकिन याद रहे क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गेन को लेकर 3 पॉइंट्स बोले गए थे, तो वो 3 पॉइंट मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। एक बोला गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112, एक बोला गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A, सेक्शन 112A। फिर एक बोला गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A, ठीक है। अभी फिगर्स हम बाद में लिखेंगे, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। इसके बाद हमारे पास आता है इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस, सेक्शन 56 to 59, ठीक है। जब हम इन पांचों हेड को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल हेड्स ऑफ इनकम मिलती है। जब ये पांचों हेड हमारे ऐड हो जाएंगे तो हमको मिलेगी टोटल हेड्स ऑफ इनकम, तब हमें मिल जाएगी हमारी टोटल हेड्स ऑफ इनकम। और इस टोटल हेड्स ऑफ इनकम में हम ऐड करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम और लेस करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है। तो यहां पर हम ऐड करेंगे दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम। सेक्शन है हमारा 60 to 65। इसके बाद माइनस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दैट इज सेक्शन 70 to 74। ये एडलेस करने के बाद हमारे पास आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट में बोलते हैं इसको GTI। फिर हम उसमें से माइनस करते हैं डिडक्शंस, क्या माइनस करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। जब डिडक्शन माइनस हो जाती है तो हमारे पास क्या आता है, टोटल इनकम, जिसको शॉर्ट में हम नेट टोटल इनकम भी बोल देते हैं। ये लीजिए, तो ये हमारा प्रॉपर एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट के अंदर हम किसी की भी कंपटीशन शीट को तैयार करेंगे, ठीक है। अब आप अपनी नज़र प्लीज क्वेश्चन की ओर डालिए, क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप प्लीज एक बार। तो क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, सैलरी की इनकम दे रखी है मीरा की, कितनी, 17 लाख। तो लीजिए सैलरी की इनकम है 17 लाख। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको दे रखी है दैट इज 20 लैक्स, 20 लाख रुपए। इसके बाद आपको कैपिटल गेन की इनकम 12, 14 और 10 दे रखी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल ये आपका है 12 लाख। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल 112A है आपका 10 लाख, 10 लाख रुपीज़। और एक आपका आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, ये है आपका 14 लाख। ये लीजिए 14 लाख। अब बच्चे गलती करते हैं इसमें, हमेशा गलती करते हैं, हमेशा। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A की बात करते हैं तो साफ साफ उसमें था कि अगर 1 लाख रुपए तक की इनकम है तो वो माफ है और उसके ऊपर वाले पर 10% लगता है, बताया था। तो आपने यहाँ 10 क्यों लिखा, सर हमने कहा लिखा, तो आपने लिखा। अरे भाई मैं लिख रहा था, आपने बोला क्यों, सर बोल कैसे सकता है, कमेंट बॉक्स
बोल सकते हो ना कि हाँ सर आपने गलत किया, सर अब हो सकता है कि हमसे रह गई गलती, तो गलती भाई कोई गुंजाइश नहीं है, इनकम टैक्स में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको गलती यानी मिस्टेक नहीं करनी है। हम यहाँ पर अपने पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जब इनकम लेंगे तो ये लेंगे 9 लाख रुपए, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए तो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, इसलिए। इसके बाद हमारे पास अदर सोर्स की इनकम दे रखी है हमको, वो कितनी है, 4 और 5 टोटल हो गए 9 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपका गया 9 लाख रुपीज़। तो अब आप मुझे बताइए कैपिटल गेन की इनकम कितनी आई। सर कैपिटल गेन की इनकम आई 13, 14, 15, ये आपका आ गया 5, 3, 35 लाख, ठीक है, क्लियर है, 35 लाख आ गए। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम देख लेते हैं पहले। 1,80,000 रुपए का क्लबिंग ऑफ इनकम है, 1,80,000 रुपीज़। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कितना है, सर ये है 5 लाख रुपए, माइनस का 5 लाख रुपीज़। अब इसे हम प्लस माइनस करके अपने पास क्या निकाल लेंगे, टोटल इनकम। तो चलिए 17 लाख प्लस 20 लाख प्लस 35 लाख प्लस 9 लाख, ये आपका आ गया 81 लैक्स, 81 लैक्स। बट स्टिल मैं एक बार और करूँगा सो दैट मैं कंफर्म हो जाऊँ। 17 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 9, यस 81 लाख आ रही है। फिर 81 लाख के अंदर हम माइनस करेंगे 1,80,000, माइनस नहीं था प्लस था, सॉरी, 81 लाख के अंदर प्लस करेंगे 1,80,000, माइनस करेंगे 5 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 77,80,000, 77,80,000। और डिडक्शन देंगे 80C से 80। अच्छा क्वेश्चन में डिडक्शन भी थी जो हम लेना भूल गए, वो थी 3 लाख रुपीज़ की। कितने की, 3 लाख की। 3 लाख की डिडक्शन हम माइनस कर देंगे, तो जब 3 लाख की डिडक्शन आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 74,80,000 रुपीज़। ये लीजिए 74,80,000 रुपीज़। अब हमको करना क्या है, सर ये तो हमको वैसे भी आता था, यस ये तो बड़ा सिंपल था क्योंकि आपको ये पहले से ही आता होगा। अब करना ये है कि हमको निकालना है सरचार्ज। क्या निकालना है हमें, सरचार्ज निकालना है। सरचार्ज के लिए पहले टैक्स निकालो। देखो तुम्हारी इनकम कितनी है, 74,80,000 रुपये। कितनी है, 74,80,000 रुपये। तो अब आप अच्छे से जानते हैं इसके अंदर आपकी स्लैब रेट वाली इनकम भी है और फ्लैट रेट वाली भी, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम इस चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हम 2 पार्ट में टैक्स निकालेंगे। एक निकालेंगे हम पार्ट ए का टैक्स। पार्ट ए में क्या लगता है हमारा, नॉर्मल इनकम, और पार्ट बी में क्या लगता है, एबनॉर्मल इनकम। तो यहां पर पार्ट ए लिख देंगे, यहां पर पार्ट बी लिख देंगे। पार्ट बी के आगे लिख देंगे एबनॉर्मल इनकम, और पार्ट ए में क्या लिखेंगे, नॉर्मल इनकम, क्योंकि नॉर्मल इनकम के ऊपर लगता है स्लैब रेट। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट क्लास देख कर आया हूँ, लास्ट क्लास में कराए थे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ नया नहीं करा रहा अभी तक। तो देखिए एबनॉर्मल इनकम वो इनकम होती है जो फ्लैट रेट से टैक्स होती है। किससे होती है बोलो, फ्लैट रेट से। तो आप यहां पर देखेंगे ये 3 इनकम फ्लैट रेट से टैक्स होती है, इनको अलग लिख दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ये है आपकी 12 लाख रुपए। अब आप मुझे एक बात बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सेक्शन 112 किस रेट से टैक्स होता था, सर 20% से। बिल्कुल सही कहा, तो 20% से इसको टैक्स कर दो, ये आपका आ जाएगा 2,40,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, ये कितना है सर, 112A है 9 लाख रुपए। तो लीजिए 9 लाख इंटू में, अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A जो है वो किससे टैक्स होता है, 1 लाख के ऊपर जो भी आएगा वो 10% से टैक्स होगा। तो यहाँ पर लगा देंगे रेट हम अपना 10%। दिस इज 90,000 रुपीज़। कितना, 90,000 रुपीज़। उसके बाद अगला हमारे पास आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG 111A। अब आप मुझे बताइए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी है, 14 लैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर रेट लगता है आपका 15%। कितना, 15%। तो अब हम निकाल लेते हैं, ये लीजिए 14 लाख के ऊपर 15%, दिस इज 2,10,000। 2,10,000। तो मुझे ये समझ आ गया 240 प्लस 90 प्लस 2,10,000, ठीक है। तो
तो ये आपका आ जाएगा 5,40,000, यानी स्लैब रेट नहीं फ्लैट रेट से हमारा टैक्स कितना बना 5,40,000, 5,40,000 का टैक्स बना। अब जरा स्लैब रेट की बात करते हैं, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करें। क्या फॉलो करें बोलो? न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करें। तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर हमारा लगेगा स्लैब रेट, ठीक है। अब वो स्लैब रेट कैसे लगेगा तो देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ₹3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, निल। इसके बाद 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 लाख है। उसके ऊपर क्या रेट था बताओ? सर रेट था हमारा 10%। 10 था या 5 था? सर 5 था। तो फिर गलत क्यों बोल रहे हो? कितना रहेगा बोलो? 15,000। इसके बाद 6 लाख से लेकर 9 लाख तक जो डिफरेंस है कितने का है बताओ? 3 लाख का। कितना परसेंट? 10%। कितना रहेगा? 30,000। सर आपने ना नॉर्मल इनकम तो बताई ही नहीं। नॉर्मल इनकम कितनी है भाई? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनटीआई में से वो इनकम माइनस कर दो जो फ्लैट रेट से टैक्स हुई है। एनटीआई में से वो इनकम माइनस कर दो जो फ्लैट रेट से टैक्स हुई है, तो सब क्या रहेगी? नॉर्मल इनकम। तो सर करके दिखा दो ना। चलो भाई करके दिखा देते हैं, तुमसे इतना भी नहीं हो रहा। 74,80,000 में से माइनस करेंगे 12 लाख, माइनस करेंगे 9 लाख, माइनस करेंगे 14 लाख, तो ये आपका आएगा 39,80,000। यानी नॉर्मल इनकम है हमारी 39,80,000 रुपीज़, ठीक है। 39,80,000 रुपीज़। अब ये जो हमारी इनकम है 39,80,000 पे लगे है स्लैब रेट, तो स्लैब रेट अब हम लगा रहे हैं। फिर हमने देखा कि 9 लाख से लेकर 12 लाख तक की इनकम है, ये डिफरेंस कितना है? 3 लाख का। इसके ऊपर क्या रेट लगेगा? 15%। तो ये आपका रहेगा 45,000 रुपीज़। इसके बाद 12 लाख से लेकर 15 लाख डिफरेंस कितना है? 3 लाख का। उस पर रेट कितना है? 20%। कितना रहेगा? 60,000। अब जो 15 लाख से लेकर जितना भी एक्स्ट्रा है उस सब पे क्या लगेगा? 30%। तो 15 लाख से लेकर 39,80,000 के बीच जो भी इनकम है, कितनी इनकम है? 39,80,000 माइनस 15 लाख, दिस इज 24,80,000। 24,80,000 के ऊपर जो रेट लगेगा दैट इज 30%। इसके ऊपर आप सीधा लगाइए 30%, दिस इज 7,44,000। 7,44,000। तो हमारा जो टोटल टैक्स बना 7,44,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, टैक्स बना 8,94,000। कितना टैक्स बना? 8,94,000, 8,94,000। अभी ये टैक्स फाइनल टैक्स नहीं है। सर क्यों फाइनल नहीं हो तो गया सब? भाई देखिए क्या इस पे सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? जो टॉपिक समझ रहे हो वो तुमने किया नहीं, बाकी कह दिया हाँ सर हो गया फाइनल। भाई अभी फाइनल नहीं हुआ। पहले तो आप ए वाले टैक्स को और बी वाले टैक्स को प्लस करेंगे, एक साथ प्लस करेंगे, ठीक है। अब जगह नहीं तो मैं इस साइड पर लिख रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, स्पेस नहीं इसलिए मैं इधर आ रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा टोटल टैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ए में कितना टैक्स आ रहा था? सर ए में टैक्स आ रहा है 8,94,000, बी में टैक्स आ रहा है 5,40,000। तो दोनों के टैक्स को ऐड कर दो, दिस इज 14,34,000। 14,34,000। अब सर क्या इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा? अब ये आप मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछो, और जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ क्या सरचार्ज लगे। पहले कमेंट करो यस और नो का, उसके बाद अगर यस है तो मुझे रेट बताओ, और अगर नो है तो वहीं शांत हो जाओ। वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और जल्दी से आंसर दो। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, कोई भी स्टूडेंट हो भाई पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, सो दैट मुझे लगे कि हाँ बच्चा हमारा एक्टिव है। क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा कि हाँ चलो ठीक है भाई बच्चे लोग रिस्पांस दे रहे हैं तो मज़ा आ रहा पढ़ाने में, उनके लिए और अच्छी सीरीज लेकर आएंगे और मेहनत से काम करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे मोटिवेट, हमेशा अपने लिए मत सोचो, कभी कभार मेरे लिए भी सोच लगो। जैसे मैं आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से थोड़ी सी हमारी रीच बढ़ जाती है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी पढ़ाई हुई चीज़ कई बच्चों के पास जा रही है, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे, मैं और ज़्यादा पढ़ाने में एक्टिव हो जाऊँगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेरे इनकरेज करिए, ठीक है। आइए सुनिए,
क्या यहाँ पर सरचार्ज का रेट लग गया नहीं लग गया? सर सरचार्ज का रेट तो लगने के लिए ये आपने बताया था कि 50 लाख से ऊपर की इनकम होनी चाहिए। यहाँ पर तो इनकम हमारी 50 लाख से ऊपर है। प्लीज 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 मुझे ये बताइए, जब हम 50 लाख से ऊपर यानी 50 से 1 करोड़ की बात करते हैं तो क्या डिविडेंड सेक्शन 111 है 112 है और 112 को शामिल करते हैं या नहीं करते? यस सर शामिल करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ 74,80,000 में मेरी डिविडेंड इनकम, मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल इन 111 ए 111 222 ए, अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल इन 111, क्या इसमें शामिल है? यस सर शामिल है। तो कौन सा रेट लगेगा? 50 से 1 करोड़ के बीच में है ना इनकम। भाई इनकम बताइए कितनी मेरी? सर 74,80,000 जो कि इसके बीच में लाई करती है, तो रेट क्या होने वाला सरचार्ज का? 10%। 10%, ठीक है, कितना हो रहा है? 10%। सर 10% किसका? इनकम का या इनकम टैक्स का? जब मैंने तुम्हें बोल दिया सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स है, तो ये क्या कोई टैक्स है? ये तो भैया इनकम है। टैक्स तो तुम्हारा ये है, इसके ऊपर 10%। तो मैं यहां लिखूंगा सरचार्ज एट द रेट 10%। तो ये आपका आ जाएगा 1,43,400 रुपीज। हम इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15,77,400। इसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। सर 4% हमेशा लगता है? यस, फाइनल टैक्स लायबिलिटी के वक्त ये जरूर लगेगा, ठीक है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 4% का। तो 4% निकाल रहे हैं, दिस इज 63,096। इसको ऐड कर देते हैं 6940, ये आपका गया 16,40,496। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो टैक्स है ना वो राउंड ऑफ होना चाहिए इन द मल्टीपल ऑफ ₹10। नहीं सर, आपने ना हमको एनटीआई के बारे में बताया था कि एनटीआई राउंड ऑफ होना चाहिए। दोस्तों जब एनटीआई की राउंड ऑफ की बात करते हैं तो सेक्शन 288A लगता है, लेकिन जब सेम प्रोविजन हम टैक्स के लिए करते हैं, टैक्स में भी सेम होता है, लेकिन सेक्शन बदल के 288A की जगह हो जाता है 288B। क्या हो जाता है? सेक्शन 288B। तो यहाँ पर 288B के अकॉर्डिंग हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। देखो लास्ट डिजिट मेरी 5 से ज्यादा है तो मैं उठाऊंगा हायर मल्टीपल। 96 का हायर मल्टीपल होता है 100। तो यानी कि मैं इसको एज पर सेक्शन 288B, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? 16,40,500 रुपए। यस सर, यही आपको लिखना है और यही टैक्स आपको एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स भारत सरकार को जमा करवाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सरचार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये बोलता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आ रही है तो सरचार्ज का रेट होगा 10%, जिसमें ये 4 इनकम शामिल होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इस एनटीआई में जो 74,80,000 का एनटीआई आ रहा है, इसके अंदर ये चारों की चारों इनकम शामिल है। तब हमने रेट डिसाइड किया 10%। और अगर यही मेरी एनटीआई जो है वो 1 करोड़ से ऊपर होता तो रेट क्या बन जाता? 15% बन जाता। अरे इसको समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब एक काम करते हैं, मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन देखिए प्लीज सभी लोग, जितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लोगे उतनी चीज आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को प्लीज मेरे साथ पढ़ेंगे, प्लीज सभी लोग देखेंगे। मिस राधिका हैज अ इनकम ऑफ सैलरी 1 करोड़। मिस राधिका की सैलरी कितनी है बताइए? 1 करोड़ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी है? 20 लाख की है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से कितनी है वो नीचे दे रखी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है 14 लाख, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए 10 लाख। इनकम फ्रॉम पीजीपी 1 लाख है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 4 लाख है। इनकम डिविडेंड इनकम 5 लाख की। ड्यूरिंग द ईयर ये 1,80,000 रुपये का क्लबिंग हो रहा है। सर एक बात बताइए, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। यस दोस्तों, दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फर्क किसका है? सैलरी का। इसमें सिर्फ सैलरी में चेंज आया। किसमें चेंज आया? सैलरी में चेंज आया। तो सर एक काम करो ना, फिर आप इसी फॉर्मेट में कर दो, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। बिल्कुल मैं इसी फॉर्मेट के अंदर करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए सभी लोग, हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट टोटल इनकम ऑफ मिस राधिका। पहली बात तो इसको हटा दो, इसके बाद जो ये हमारी इनकम है इसको हटा दो, बाकी तो सब मुझे लगता है सेम है। हाँ सब कुछ सेम है। और क्या चीज़ डिफरेंस है इसमें? ये आपका
अलग आएगा और ये चीज़ आपकी अलग आएगी, ये लीजिए, बस बाकी सब बिल्कुल सेम आने वाला है। ये लो, हमने उसी फॉर्मेट का दोबारा इस्तेमाल कर लिया सो दैट हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। देखो अभी हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए सर? ये जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4। ठीक है, अभी आप एक काम करिए, क्वेश्चन जहां दे रखे वो चीज पुट कर दो, बाकी सब तो सेम है ना, जो जैसी इंफॉर्मेशन दे रखे वहां पुट कर दो। तो ये बताइए इनकम अंडर ऑफ सैलरी, अच्छा ये मिस मीरा को हटा के कौन आ देगी, राधिका। ठीक है, बताइए सैलरी इनकम कितनी है सर? 1 करोड़ है, तो ये 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, ये आ गया 1 करोड़, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो बताइए इसमें चेंज आएगा नहीं आएगा? ये सर इसमें बिल्कुल चेंज आएगा। ये लो 81 लाख को भी हटाना पड़ेगा, 77 इसको भी हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जरा कंप्यूट कर लेते हैं कितना आएगा। तो वो आपका आ गया 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 35 लाख प्लस 9 लाख, दिस इज 1,64,000, 1 करोड़ 64 लाख, 1 करोड़ 64 लाख प्लस 1,80,000 माइनस 5 लाख, दिस इज 1 करोड़ 60 लाख 80,000 माइनस 3 लाख, 15 लाख 78,000, 15 लाख नहीं 1 करोड़ 57 लाख 80,000, ये आपका आ गया। ठीक है, अभी क्या है कि हमने सैलरी में जो भी 1 करोड़ की इनकम है वो डाल दी, ये अपना निकाल दिया। अब आप मुझे ध्यान से और आराम से सोचकर बताइए हमारी इनकम कितनी है सर? 1 करोड़ 57 लाख 80 हज़ार इनकम कितनी है? 1 करोड़ 57 लाख 80 हज़ार की हमारी इनकम है। ठीक है, अब इस इनकम में 2 चीज़ें शामिल है, फ्लैट रेट वाली और स्लैब रेट वाली। तो फ्लैट रेट वाली तो देखो मैंने पहले ही निकाल दी है ताकि टाइम बच जाए हमारा, फ्लैट रेट वाली आप लोगों के सामने है। स्लैब रेट वाली कितनी है सर? अब एक काम करते हैं, 1 करोड़ 57 लाख 80 हज़ार में से अगर हम ये फ्लैट रेट वाली इनकम माइनस कर दे तो क्या आ जाएगी? नॉर्मल इनकम। तो चलिए माइनस करते हैं, माइनस करते हैं 12 लाख को, माइनस करते हैं 9 लाख को, माइनस करते हैं 14 लाख को, दिस इज 1 करोड़ 28 लाख 80,000, ये आपकी इनकम आ गई। इसे स्लैब रेट से करेंगे तो 15 लाख के ऊपर कितनी इनकम है? 15 लाख से लेकर 1 करोड़ 22 लाख 80 हज़ार। ठीक है, माइनस करेंगे 15 लाख, दिस इज 1 करोड़ 7 लाख 80,000 का निकालेंगे 30%। इसका जब हम 30% निकालेंगे दिस इज 32 लाख 32 लाख 34 हज़ार। आप टोटल टैक्स निकालें 32 लाख 34 हज़ार प्लस 60 हज़ार प्लस 45 हज़ार प्लस 30 हज़ार प्लस 15 हज़ार, दिस इज 33 लाख 84,000, ये आ गया हमारा 33 लाख 84,000। इसको भी रब कर देते हैं पूरा, ये लीजिए। अब क्योंकि हमें टोटल टैक्स निकालना है तो A प्लस बी करेंगे। A है हमारा 33 लाख 84,000 और B पार्ट है हमारा 5 लाख 40,000, दोनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा 39 लाख 24,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज। सर अब हम कैसे पता लगेंगे सरचार्ज का कौन सा रेट लग गया? आप ये देखिए ना कि एनटीआई कितनी है सर? एनटीआई 1 करोड़ 57 लाख 80 हज़ार है, यानी कि वो इस वाले में आ रही है 1 करोड़ से ज़्यादा बट 2 करोड़ से कम। बताइए क्या है सरचार्ज का रेट? अरे बोलो भाई बोलो, 15% है। कितना है? 15%। तो हम इसमें सरचार्ज ऐड करेंगे एट द रेट 15%। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 15% आप निकालेंगे, दिस इज 5,88,600 रुपीज़। कितना? 5,88,600 रुपीज़। और इसमें आप ऐड कर देंगे जिससे हमारे पास टोटल टैक्स आ जाएगा, दिस इज 45,12,600। लेकिन अभी यही नहीं, इसमें HEC भी जोड़ा जाएगा, हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, एट द रेट 4%। तो अब हम इसका 4% निकालेंगे, दिस इज 1,80,504। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो हमारी निकल के आई है
दैट इज 46,93,104। लेकिन अभी लास्ट में जीरो नहीं है, तो अब मुझे सेक्शन 288 बी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एज पर सेक्शन 288 बी एनटीआई। अब ये 4 से कम है तो लोअर मल्टीपल लेंगे जो कि होगा 0, तो हमारी इनकम मानेगी 46,93,100 और हम इस पर देंगे अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब जो हमारा टैक्स निकल के आएगा वो हम खुद ही पे करेंगे। बताइए प्लीज़ 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 मुझे जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ आया? एक काम कर रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ा साइड में हो रहा हूँ, ठीक है? आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलें। यस सर, स्क्रीनशॉट तो हमें लेना है, लो भाई जल्दी लो। चलिए, अब अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अब आपके लेवल को थोड़ा सा इनहांस करूं। देखिए अभी मैंने आपको 3 चीज़ समझाई थी ना। हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन अपना किया वो फर्स्ट वाले पॉइंट पर किया, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना वो इस वाले पॉइंट पर किया था। फिर जो अभी वाला क्वेश्चन किया हमने इस वाले पॉइंट पर किया, ये वाला पॉइंट। और अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो इस वाले पॉइंट पर होगा, इस वाले पॉइंट पर, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाएगी। मैं बार बार क्यों इतनी मेहनत करके आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को इन्हांस किया जा सके। आ रही बात समझे? तो आपने नोट कर लिया ना वीडियो को पॉज करके। बाकी मैंने आपको नोट्स के लिए बोला ही हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो अब हम इसके लिए एक क्वेश्चन करेंगे सो दैट ये वाला पॉइंट हमारे और जहन में उतर जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग तक तो बात समझ में आ गई थी सर, बट ये एक्सक्लूडिंग वाला मुद्दा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, तो सर प्लीज़ एक बार समझा दो। बिल्कुल मैं समझा दूंगा, ठीक है? चलो अब मेरी बात को सुनो, हम अगला क्वेश्चन करेंगे अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़िए सर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है मिस गोपी हैज अ इनकम फ्रॉम सैलरी 2 करोड़। मिस गोपी की इनकम कितनी बताइए? सर 2 करोड़ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है? 20 लैक्स है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कितना है? वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है। LTCG 112 जो कि 12 लाख है। STCG 111 है 14 लाख। LTCG 112A 10 लाख। इनकम फ्रॉम PGBP 1 लाख एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 4 लाख और 5 लाख है डिविडेंड इनकम। ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ ₹1,80,000 क्लब करनी है इनकम ऑफ गोपी प्रीवियस ईयर लॉसेस विच इज सेट ऑफ फ्रॉम other heads of income 5 lakh. he is eligible for getting deduction from total income 3 lakh जो कि सेक्शन 80 CCH क्लॉज 2 के अंदर दे रखी है। और आपको क्या दे रखा है कि आपको कंप्यूट करना है इनकम टैक्स। क्या कंप्यूट करना है? इनकम टैक्स। चलिए आइए इधर। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन की सारी लाइनें सेम है ना, सिर्फ एक चीज क्या डिफरेंट है, उसका नाम क्या है उसका? गोपी। तो लो भाई यहाँ पर गोपी लिख देंगे। और जो हमारी सैलरी इनकम है ना उसमें चेंज है। सैलरी इनकम 1 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई है? 2 करोड़। 1 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई है? 2 करोड़। तो ठीक है सर, अगर 2 करोड़ की इनकम हो गई है, बाकी सब तो सेम है ना। हाउस प्रॉपर्टी वही हमारा 20 लाख है। इनकम अंडर ऑफ कैपिटल गेन कितना? वही 35 लाख। अदर सोर्स इतना। अब मुझे बताओ टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? सर 1 करोड़ और बढ़ा दो कि कैलकुलेटर के तर करोगे? सर 1 करोड़ बढ़ा दो ना। चलो ठीक है, इतने प्यार से बोलो तो लो 2 करोड़ कर दिया, ठीक है? 1 करोड़ बढ़ा दिया। यहाँ भी 1 करोड़ बढ़ाएंगे ये हो जाएगा, यहाँ भी 1 करोड़ बढ़ाएंगे ये हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 करोड़ बढ़ा के ये कर देंगे इतना, यहाँ भी इसको बढ़ा के कर देंगे 2, तो यहाँ भी बढ़कर हो जाएगा हमारा 2। लेकिन ये चीज़ चेंज हो जाएगी। अब जब हम 2,07,80,000 पे 30% निकालेंगे, 30% निकालेंगे तो रेट अलग आएगा हमारा, ठीक है? चलो एक बार करते हैं। 2,07,80,000 2,07,80,000 ठीक है, का 30%, दिस इज 62,34,000। 62,34,000 उसमें ऐड करेंगे 60,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, 63,84,000 ये आ गया हमारा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम पार्ट ए और पार्ट बी के टैक्स को ऐड करेंगे। चलो पार्ट ए कितना बताइए? सर पार्ट ए है 63,84,000। पार्ट बी कितना है? पार्ट बी है 5,40,000। दोनों पार्ट को जोड़ के बताओ कितनी आ रही है? सर दोनों पार्ट को जोड़ के आ रही है
24,000 कितनी 69,24,000। ठीक है सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, जरा मुझे सरचार्ज के बारे में बताओ, क्या कहेंगे सरचार्ज के बारे में? सरचार्ज के बारे में आप क्या कहेंगे? सर सरचार्ज कौन सी रेट से लगेगा? सर पहले आप इनकम बताइए। 2,57,08,000 ये सब ठीक है सर। हम 2 करोड़ सीधा यहां से देख लें? नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, मुझे पता था आप यही गलती करोगे। आप इससे इस पर आ जाओगे। नहीं दोस्तों, क्या लिखा है यहां पर? एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग समझते हो? उसको हटा देना, हटा दो उस चीज को। सर हटा दो उस चीज को मतलब क्या? मतलब हम 2 करोड़ वाली जब इनकम निकालेंगे तो उसके अंदर ये 4 इनकम नहीं होने चाहिए, तब 2 करोड़ से ऊपर होगी, तब रेट लगेगा 25%। अच्छा सर, अब हमारी समझ में आया, अभी तक तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा था ये कॉन्सेप्ट। भाई ये जो 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ ये इन 4 इनकम को छोड़कर है। अगर तुम्हारी इन 4 इनकम को छोड़ के 2 करोड़ होती है तो टैक्स रेट है तुम्हारा, सरचार्ज का रेट है 25%। तो सर एक बात बताइए, फिर इस पर तो सरचार्ज लगा ही नहीं? हाँ नहीं लगा, इसके ऊपर तुम लगाओगे 15%। देखो इधर, इधर देखो लिखा था मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज सेक्शन 115 बीएससी के अंदर एबनॉर्मल इनकम पे कितना लगेगा? 15 बोला था ना। हाँ सर अब क्लियर हुई, आप सही कह रहे थे कि थ्योरी जब पढ़ते हैं तो उतनी क्लियर नहीं होती, बट जब न्यूमेरिकल करते हैं तब हमको ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। तो और क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या कि क्या आप फील कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यस सर अब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तारीफ नहीं अपनी, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं कर रहे, इधर आओ। अब आप मुझे बताओ कि 25,78,000 के अंदर तो मेरे ये चारों की चारों इनकम शामिल है ना? हाँ सर शामिल है। तो पहले तो सर आप इनको हटाओ, इनको हटाओ वहां से, फिर पता लगाएंगे क्या हुआ। चलो भाई अब तो तुम दादागिरी पर आ गए, इसको हटाओ 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 और हटाओ। चलिए 2,57,80,000 में से माइनस करो डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कितनी है सर? क्वेश्चन में हमें दे रखी है, क्वेश्चन में देखकर बताओ डिविडेंड इनकम कितनी है। सर ये थी 5 लाख, तो माइनस करेंगे 5 लाख, फिर माइनस करेंगे इन तीनों को, दैट इज 12 लाख माइनस 9 लाख माइनस 14 लाख, ये आ रहा है सर 2,17,80,000। ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो टोटल इनकम हमारी ये वाली आ रही है ना, टोटल इनकम वो आ रही है हमारी 2,17,80,000, जिसमें हमने डिविडेंड और ये चार इनकम को एक्सक्लूड कर दिया, तो आप देखना ध्यान से, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। क्या ये वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा है? यस सर ये वाली वैल्यू कैसे निकाली? अरे भाई एनटीआई में से ये चारों इनकम हटा दी है। अब जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा है, ये चारों इनकम हटाने, एनटीआई से चारों इनकम हटाने के बाद अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा आ रही है, तो सरचार्ज का रेट तुम्हारे ऊपर लगेगा 25%। और वो भी किस पर लगेगा? इन चारों को छोड़ के एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी लगेगा 21,78,000 रुपए के इनकम टैक्स पे। सर 21,78,000, तो ये एक मिनट दोस्तों, ये 21 लाख आ रहा है ना, हमने कितनी इनकम माइनस की? डिविडेंड वाली माइनस कर दी ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, इसके ऊपर 2,17,80,000 रुपए के। सर यहाँ पे निकालो, ये तो हमारा 2,22,80,000 रुपये निकला है ना, 2,22,80,000 रुपये निकला है, ठीक है। अब हम इस पर टैक्स निकालेंगे 2,17,80,000 रुपये। सर क्या लगाएंगे? अरे भाई पूछ क्या रहे हो, स्लैब रेट लगाएंगे। सर एक काम करें, हमें इतना समझ में आया कि 15 लाख तक के ऊपर तो ये इनकम हमारी फिक्स है। 15 लाख तक हमारा टैक्स जो बनेगा दैट इज 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000, यानी 1.5 लाख, 1.5 लाख, इतना टैक्स तो कंफर्म है ना। हम एक काम करते हैं सर, इसमें से 15 लाख को माइनस कर देते हैं, बचा हुआ सारा 30% से टैक्स हो जाए। अब तुम थोड़े थोड़े प्रो लेवल वाले हो पा रहे हो, अब तुम ये लॉन्ग कट मेथड नहीं अपनाओगे, ठीक है, अब तुम ये वाला मेथड अपनाओगे। बोलो समझ आ रही बात? यस सर बिल्कुल समझ आ रही है। तो 2,178,000 में से माइनस करेंगे क्या? माइनस करेंगे 15 लाख, क्योंकि 15 लाख तक की इनकम पे टैक्स लग चुका है कितना? 1.5 लाख। जो आया उसके ऊपर लगा दो 30% और ऐड कर दो 1,50,000, तो टैक्स बना। अच्छा एक गलती हो सकता है मुझसे हो गई, मैं दोबारा कर लेता हूँ।
माइनस 1.5 लाख, उसका ले लो 30% प्लस ये आ गया 66,39,000। यानी इसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है, दैट इज, इसके ऊपर जो हमारा टैक्स बन रहा है दैट इज 66,39,000। कितना बन रहा है? 66,39,000। तो इस वाले टैक्स के ऊपर तुम्हारा क्या लगेगा? 25% का सरचार्ज। तो इसका ऊपर लगा दो 25%। सर इस पे नहीं लगेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें तो डिविडेंड इनकम भी शामिल है, इसलिए नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल समझ आ रही है। तो ये हमारा, जब हमने इसके ऊपर 25% का रेट लगाया तो आपका आया ये 16 लाख। मतलब अब हम इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज एट द रेट 25%। जो हमारी ये नॉर्मल इनकम है, सर हम ना थोड़े से पजल हो रहे हैं, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो हमारी। चलो एक काम करो, सुनो, कॉपी पेन रख दो थोड़ी देर के लिए, रख दो, बात को ध्यान से सुनेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? आराम से मैं सब चीज़ समझाऊंगा, ठीक है? खुले दिमाग से बस इतना सोचो, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डाउट है? आराम से, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बड़ा नॉर्मल है, जैसी इनकम थी हमने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कर दिया काम, ठीक है? यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया टैक्स निकालने के लिए। एक पर लगाया स्लैब रेट, एक पर लगाया फ्लैट रेट। तो 2,57,80,000 में से 12 लाख, 9 लाख और 14 लाख पे तो लगा फ्लैट रेट, और जो माइनस करके बच गया वो था 2,22,80,000 जिस पे हमने लगा दिया स्लैब रेट। क्या लगा दिया हमने? स्लैब रेट। फिर दोनों के टैक्स को हमने यहाँ पर ऐड करके इधर लिख दिया। लेकिन जब हम सरचार्ज की कंप्यूटेशन करेंगे तो थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस ये थी, बाकी समय इंक्लूडिंग था तो दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन अभी वर्ड यूज हो रहा है एक्सक्लूडिंग, इसलिए थोड़ी सी हमें कंप्यूटेशन करते वक्त दिक्कत हो रही है। एक्सक्लूडिंग की वजह से हमें थोड़ी सी क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर आप प्लीज ध्यान से देखो। उसने कहा अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन वो 2 करोड़ की इनकम में ये 4 इनकम नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ वाली इनकम में ये 4 इनकम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उठाया यहां से नेट टोटल इनकम और इसमें से चारों इनकम माइनस कर दी। आपके सामने दोबारा करके दिखाता हूं। 2,57,80,000 में से मैंने 4 इनकम माइनस की है। एक तो 12 लाख, ये देखिए आपके सामने 12 लाख माइनस कर रही है 9 लाख, ये लीजिए 9 लाख माइनस करी 14 लाख, माइनस करी 14 लाख, माइनस की डिविडेंड इनकम जो कि थी हमारी 5 लाख, ये आ रहा है 2,17,80,000, 2,17,80,000। अब मुझे समझ आएगी ये वाली जो वैल्यू है, इसके ये वाली वैल्यू कहलाएगी एक्सक्लूडिंग ऑफ डिविडेंड और इन चारों। इस वाली इनकम के अंदर ये जो 2,17,80,000 है, ये इसके अंदर ये 4 इनकम शामिल नहीं है। ये वाली वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा है, तो इसके ऊपर तुम टैक्स निकालो। इस पे क्या लगे? स्लैब रेट, क्योंकि फ्लैट रेट वाली तो कुछ है नहीं। मैंने स्लैब रेट निकाल दिया। सर कैसे निकाला? भाई मैंने एक चीज कॉमनली देखी कि 15 लाख तक की स्लैब रेट पर टैक्स मेरा 1.5 लाख का बन रहा है, तो मैंने उस वाली इनकम में से 15 लाख को माइनस कर दिया। ये देखो 15 लाख को माइनस कर दिया, जो फिगर आई मैंने उसका निकाल दिया 30% और उसमें ऐड कर दिया 1.5 लाख रुपए का टैक्स। तो ये बन गया हमारा, भाई एक मिनट, थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे मिस्टेक लग रही है। 21 लाख, कैलकुलेटर ना थोड़ा सा मेरा ख़राब चल रहा है सच बोलूँ तो। 2,17,80,000 में से माइनस कर देंगे 15 लाख, जो आएगा उसका निकालेंगे हम कितना? 30% और ऐड कर देंगे 1.5 लाख, ये आपका आएगा 62,034। ये लीजिए, ये आएगा 62,34,000। ये हमारा टैक्स आया है इसके ऊपर, और ये वाला जो टैक्स आया है इसी के ऊपर लग गया सरचार्ज। कितना परसेंट? एट द रेट 25%। अब इसका हम निकालेंगे 25%, जो कि आया 15,58,500। कितना आया? 15,58,500। ठीक है सर, कितना आया? 15,58,500 आया। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनेंगे। ये सरचार्ज गलती से भी आप इसके ऊपर मत निकाल देना, ये इसके ऊपर भी मत निकाल देना, क्योंकि इसमें डिविडेंड इनकम शामिल है, उसको हटाना पड़ेगा। शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, उतना लॉन्ग कट नहीं बता रहा। अगर आप इसमें से अपनी डिविडेंड इनकम, इसमें से भी नहीं बल्कि यहाँ पे ये जो आया था ना, इसमें से अगर तुम डिविडेंड इनकम माइनस कर दोगे तो तुम्हारी यही वाली इनकम आ जाएगी। इसमें से ना ये जो है ना 2,22,80,000, अगर इसमें डिविडेंड इनकम हटा दो तो तुम्हारी वही इनकम आ जाएगी। ठीक है,
अब जो वो इनकम है उसके ऊपर टैक्स निकाला, जो टैक्स आया उसका 25% सरचार्ज है। सर सरचार्ज खत्म? नहीं 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 नहीं, अभी एक और है सरचार्ज। अभी तो जो तुमने सरचार्ज लाया उसमें इन चारों इनकम को एक्सक्लूड कर दिया ना, क्या इन चार के ऊपर सरचार्ज नहीं लगे? ठीक है सर, अभी तक तो हमें लग रहा था बस हो गया काम, लेकिन आप तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं क्या करूं भाई, इनकम टैक्स है, इतने प्यार से तुम्हारे पास आ जाती तो सबके पास नहीं चली जाती। ये भाव खाएगी, तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए मेहनत करवाएगी, और तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसको हमें पाना है शिद्दत से। आर्यवास होने और मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी इसको पाने में, ठीक है। तो प्लीज पेशेंस के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठना, ठीक है। सुनिए, अभी जो हमने सरचार्ज लगाया है वो सरचार्ज लगाया है इस वाली इनकम पे जिसमें ये चार इनकम शामिल नहीं थी। अब इन चार पे भी तो सरचार्ज लगेगा ना। ओके सर, ये चार इनकम पहले एक बार जोड़ लेते हैं। सर ये जो चार इनकम है अगर आप देखेंगे तो ये चार इनकम, अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो डिविडेंड इनकम हमारी 5 लाख रुपए थी, ठीक है। वैसे डिविडेंड इनकम पे आगे आगे थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, बट अभी क्योंकि आप बच्चे हो तो 5 लाख के ऊपर आप क्या निकालेंगे, अपना स्लैब रेट निकालेंगे। 5 लाख की डिविडेंड इनकम पे अगर आप स्लैब रेट निकालते हैं, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 3 लाख तक माफ है। फिर जो 2 लाख है, 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। तो यानी 540 प्लस 10,000। सर ये क्या किया, अरे सुनो तो, ये जो चार इनकम है, चार इनकम, इस पर निकाल लो टैक्स। तो मैंने इन तीन पर तो निकाल ही रखा है, 1 2 3 कितना 540, और इस पर लगता है स्लैब रेट। 5 लाख का स्लैब रेट करो, स्लैब रेट कितना आएगा 10,000। तो ये 10,000 प्लस ये तो आ गया 5,50,000। तो अब जब मैं सरचार्ज लगाऊंगा, सरचार्ज दैट इज ₹5,50,000, ये टैक्स है, इसके ऊपर लगाऊंगा 15%, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सरचार्ज का मैक्सिमम रेट जो होता है इन तीनों के लिए वो क्या होता है 15%। तो इस टैक्स का निकालेंगे हम 15%, दैट इज 82,500। अब इन सबको आप जोड़ दो, 15,58,500 प्लस 69,24,000, 85,65,000। और अभी खत्म नहीं हुआ, 4% जोड़ेंगे HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो इसका 4% और निकाल लो, दैट इज 3,42,600, और इसमें ऐड कर दो 85,65,000। तो ये आपका आ जाएगा 89,07,600। सर एक काम करो ना, सरकार को बोल दो सारा ही पैसा ले ले, ये टैक्स इतना क्यों ले रही है, पूरे पैसे जब्त कर लो ना, हम कटोरा लेके आगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, सरकार को कमा। अब क्या करें भाई, टैक्सेशन सिस्टम ही ऐसा भारत ने कर रखा है, इतना हैवी भी टैक्स रखा है, इसीलिए तो हमारे यहाँ के लोग चोरी करते हैं टैक्स की। या तो सरकारें उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रही हो तो भाई समझ में आ रहा हो कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं, हमारे ऊपर खर्च भी हो रहा है। अब एक अमीर इंसान क्या बोलेगा कि भाई अगर मैं 2 करोड़ समथिंग रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे अराउंड 89 लाख रुपीज़ यानी 90 लाख रुपए टैक्स का देना पड़ रहा है। भाई 2 करोड़ में 90 लाख का टैक्स हो गया भाई 2 करोड़ में 90 लाख का टैक्स अराउंड 1 करोड़ होने वाला है। जब मैं इतना टैक्स दूंगा, उसके बाद जब मेरी तबीयत खराब होगी, सरकारी हॉस्पिटल में मेरा इलाज ढंग से नहीं होगा, मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और मैं करोड़पति, मुझे पता है कैसी पढ़ाई होती है। आप सोच के देखो, क्या अमीर ज़्यादा टैक्स देगा जब उसका वो उससे फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग दुबई भाग जाते हैं। दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, ज़ीरो है बिल्कुल। ये मतलब है कुछ सिस्टम में दिक्कत तो है, और जानते हो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर आ रही है, DTC। कुछ समय के बाद, वैसे लंबा समय लगेगा, कुछ समय के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1967 हट जाएगा और आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड। तो सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या, अरे भैया अभी लगेंगे 10-12 साल, इतनी जल्दी नहीं होगा। सर 10-12 साल बाद क्या होगा, अरे भाई नया वाला पढ़ेंगे। अगर तुम्हारा पुराना वाला स्ट्रांग होगा तो नए वाले में थोड़े बहुत आगे पीछे सेक्शन ही तो होंगे, बाकी सब प्रोविजन तो वही होंगे, थोड़े बहुत ऐड होंगे, तो आपके लिए आसानी नहीं होगी अगर पहले से पढ़ा होगा। ठीक है सर, हम तो डर गए थे, डरो मत, ठीक है। अभी मैं साइड हो रहा हूँ, आप पहले इसको नोट कर लो, और फिर मैं आज ही की क्लास में ना जो ओल्ड वाला टैक्स रिजिम है उससे भी सरचार्ज बता दूंगा, ओल्ड वाले टैक्स रिजिम से भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे न्यू टैक्स रिजिम था ना, वैसे ही ओल्ड टैक्स रिजिम से सरचार्ज का क्या रेट होगा। तो वो लिस्ट भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो पूरे बोर्ड पर एक साथ सरचार्ज वाला टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो सरचार्ज का रेट था 10, 15 और 25, ये था हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, जो कि सेक्शन 115 BAC के अंदर कवर होता है, उसके हिसाब से अंडर सेक्शन 115 BAC। अब मैं बताऊंगा जो पुराना
सर पुराने को ओल्ड बोल सकते हैं, हाँ, और पुराने का एक और नाम होता है ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ये भी एक और नाम होता है, याद रखना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सरचार्ज का रेट, रेट ऑफ सरचार्ज, रेट ऑफ सरचार्ज अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, ओल्ड टैक्स रेजिम, ठीक है। देखिए उसके अंदर ये तीन चीजें तो एज इट इज है, चौथा रेट और आ जाता है, ये वाली सारी चीजें एज इट इज है, बट मैं फिर भी आपको नोट करवा दे रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर लिखूंगा व्हेन टोटल इनकम, व्हेन टोटल इनकम exceeds rupees 50 lakhs but not more than rupees 1 crore including dividend income, सेक्शन 111A वाली इनकम, 112A वाली इनकम और 112 वाली इनकम, अगर ऐसा है तो रेट लगेगा 10%। सर ये आप जो रेट बता रहे हो वो किसके बता रहे हो, आपने क्वेश्चन किसके किए थे, इंडिविजुअल के, मतलब ये वाला जो सरचार्ज का रेट है दिस इज फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। आप इंडिविजुअल ही नहीं, साथ के साथ आप कह लो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AJP, इन सब के लिए है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये तो मुझे पहले लिखना चाहिए था। ये सरचार्ज का रेट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और आपका AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन, हम इनके लिए ये सरचार्ज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो सरचार्ज का रेट है वो इन सब के लिए, ठीक है। ये सब किसके लिए, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AJP के लिए, ठीक है। चलिए न्यू टैक्स रेजिम के अंदर सेम वही चीज़ है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है बट अप टू रुपीज़ 1 करोड़ है तो रेट क्या लगेगा, 10%। इसके बाद व्हेन टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 1 करोड़ बट नॉट मोर देन 2 करोड़ इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, सेक्शन 111A इनकम, 112A वाली इनकम और 112, रेट इज 15%, सेम एज इट इज, जो यहां उतारा था सेम वही नोट किया, ठीक है। थर्ड वाला, व्हेन टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 2 करोड़ बट नॉट मोर देन 5 करोड़ रुपीज, बट नॉट मोर देन 5 करोड़, और इंक्लूडिंग नहीं लिखूंगा, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, सेक्शन 111A, 112A और 112, टैक्स रेट वुड बी 25%। इसमें नई चीज क्या थी, यहां पर 2 करोड़ या उससे ज्यादा सब पर 25 लगता था, यहां पर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में लगेगा 25%, यहां पर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में लगेगा 25%, यानी इसमें एक और स्लैब आ जाएगा, एक और रेट आ जाएगा, स्लैब नहीं रेट आ जाएगा। क्या, व्हेन टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 5 करोड़ और मोर, रेट वुड बी 37%। अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम से निकल जा रही है तो सरचार्ज का मैक्सिमम रेट होगा 37%। 5 करोड़ से ऊपर आप जितना भी कमाओगे सब पे क्या देना पड़ेगा आपको, 37% का सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। आ रही बात समझे। तो अब मैं यहां पर भी लिखूंगा, नोट करके यहां पर भी नोट डालूंगा, और नोट डाल के लिखूंगा द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज, द
मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज, ठीक है, अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड, एक है आपका नॉर्मल इनकम और एक है आपका कौन सी वाली इनकम, डिविडेंड इनकम। सेक्शन 111 ए वाली इनकम, सेक्शन 112 ए वाली इनकम, सेक्शन 112 वाली इनकम। समझ आई बात। नॉर्मल इनकम के ऊपर सरचार्ज का मैक्सिमम रेट क्या है सर? 37% है। कितना है? 37%, एट द रेट 37%। और पुराने वाले टैक्स रिजिम से डिविडेंड और इन सब चारों पर क्या है? वही इंक्लूडिंग ये वाला 15, क्योंकि यहाँ तो एक्सक्लूड कर दिया, तो सिर्फ मैक्सिमम कितना लगेगा? 15। इस टाइप के एमसीक्यू में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मिनिमम कितना है? 15%। बोलो बात समझ आई? ठीक है। तो यहाँ पर हमने सरचार्ज अपने पास कर लिया। कौन कौन से? ये पुराने डिफॉल्ट वाले से भी और नए वाले से भी, हमने दोनों से सीख लिया। इवन हमने नए वाले से तो क्वेश्चंस भी कर लिए, पुराने वाले से करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बार बार वही सेम चीज़ जैसे यहाँ पर की वैसे वहाँ भी करनी पड़ेगी, तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा थोड़ा सा हमारा। ठीक है, बताइए क्लियर है? तो आज की क्लास में मैंने आपको सरचार्ज वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। कोई डाउट? अगर स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। ठीक है। और अगर आप इनके नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके आपको टेलीग्राम चैनल नजर आएगा। इसमें आपको जो भी नोट्स हैं, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाती है। ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए peace out।